everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई का टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस आ चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स का टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th का टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हर चीज का टॉपिक वाइज देखेंगे कि कितना वेटेज है, कितना मार्क्स का कौन सा चैप्टर आ रहा है। उसके बाद में उसी सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपके सिलेबस से क्या क्या चीजें डिलीट हो गई हैं, मतलब जिस चीज का तुम्हें सबसे ज्यादा इंतजार है क्या डिलीट हो गया, क्या नहीं पढ़ना। देन आफ्टर वी विल डिस्कस कि हम लोगों को क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किस तरह से इन 3 मंथ्स में हम लोगों को प्रिपेयर करना है अपना एमसीक्यू वाला पार्ट कि हम लोग टर्म 1 में बेस्ट स्कोर कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। सो देखिए, आपके टर्म 1 स्टार्ट होंगे नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर का मतलब है हो सकता है बाय द एंड ऑफ नवंबर स्टार्ट हो और दिसंबर में कंटिन्यू रहें, ठीक है। मतलब बाय द मिड ऑफ दिसंबर ये खत्म हो जाए, बाय द एंड ऑफ नवंबर स्टार्ट होके। तो कुछ नवंबर दिसंबर में आपके टर्म 1 होने हैं। अब टर्म 1 का वेटेज कितना है? टर्म 1 का वेटेज है 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड है? 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होने वाला है और 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। सो लेट्स डिस्कस। देखिए, 2 बुक्स हैं आपके पास है। फर्स्ट बुक है हमारी स्टैटिस्टिक्स और सेकंड बुक है हमारी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देख लेते हैं किस किस में क्या क्या आने वाला है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास में आ रहा है इंट्रोडक्शन, जो कि आपका चैप्टर 1 हो गया। फिर हमारा आता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि आपका चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर आपके आ रहा है अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि क्या है आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5। तो 1 से लेके 5 तक के चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी के स्टैटिस्टिक्स में आने वाले हैं। अब इनका वेटेज देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन आपका होगा 4 मार्क्स का। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन बहुत ही आसान से हैं, ये आपका हो गया वेटेज 9 मार्क्स का। मीन, मीडियन, मोड, जो कि पूरा हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर है, वो हमारा हो गया 10 मार्क्स का। तो इसे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, मीन, मीडियन, मोड, और गारंटी है ये तो तुम लोगों का बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का टोटल हो गया 23 मार्क्स की हमारी स्टैटिस्टिक्स आने वाली है। उसके बाद में हमारी सेकंड बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास में 3 चीजें आ रही हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज डिमांड। देखा जाए तो ये 3 चीजें नहीं है, 4 चीजें। डिमांड के साथ में हमारे पास में आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी। तो ये एक अलग से चैप्टर बन रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 4 चीजें हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, जिसमें कि हम लोगों ने हमारे वीडियोस के अंदर इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। बहुत अच्छे से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसा भी एमसीक्यू आ जाए आप लोग कर सकते हो। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम लोगों ने बहुत अच्छे से करा है, यूटिलिटी एनालिसिस में भी करा है और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी हम लोगों ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को बेस्ट वे से तैयार करा है। डिमांड हम लोगों ने स्टार्ट करा था, डिमांड हमारा चल रहा है, कल एक और वीडियो आ जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में डिमांड कंप्लीट करके वी विल गो टू इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी कंप्लीट करते ही हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर वी विल मूव टू स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर वेटेज देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन हमारा आ रहा है 4 मार्क्स का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और डिमांड दोनों मिलाकर आ रहा है हमारा 13 मार्क्स का। तो टोटल वेटेज हो गया 17 मार्क्स। तो 23 आपका स्टैटिस्टिक्स का, 17 आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है। अब देखिए, एमसीक्यू का कुछ भी हो सकता है 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू आप लोगों के आ जाएं, हो सकता है 2 मार्क्स वाले आ जाएं कि कुछ एमसीक्यूज 1 मार्क्स के आ गए, कुछ एमसीक्यूज आपके 2 मार्क्स वाले आ गए, वो डिपेंड करता है। अब बचे 10 मार्क्स की, तो 40 नंबर का हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट। अब देखिए, ये 10 मार्क्स हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क के। अभी तक आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाते थे वो आपका 20 मार्क्स का होता था, 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता था, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी वैसा ही है, बस उस 20 मार्क्स को ब्रेक कर दिया है। 10 डाल दिए टर्म 1 में, 10 डाल दिए टर्म 2 में। अब देखिए, प्रोजेक्ट आपको पूरे साल एक ही बनाना है, ये क्लियरली मेंशन है। स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर ओनली 1 प्रोजेक्ट इन द एंटायर एकेडमिक सेशन विच इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। मतलब प्रोजेक्ट आपको एक ही बनाना है, उसका कुछ पार्ट, उस प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट आप टर्म 1 में सबमिट कराएंगे और उसी का आगे वाला पार्ट टर्म 2 के अंदर आप लोग दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका 50 मार्क्स का टर्म 1। अब इसका डिटेल्ड पार्ट डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपके कोर्स से डिलीट हुआ है। तो देखिए,
टर्म 1 के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। जो सिलेबस आपका मार्च में आया था एग्जैक्टली वही सिलेबस एज इट इज पेस्ट है, तो कुछ भी यहाँ पर डिलीट नहीं है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, फिर आपको देखना है कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग होता है, क्या स्कोप है, क्या फंक्शन है और स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड हमारी यूनिट है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन में वही सोर्स ऑफ डाटा की भाई प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है। हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मैथड हम लोग डिस्कस करेंगे, डाटा कलेक्शन के मैथड डिस्कस करेंगे, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे, ये आपके कोर्स में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर आएगा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, आप डाटा को इन अ फॉर्म ऑफ टेबल्स प्रेजेंट कर सकते हो, इन अ फॉर्म ऑफ डायग्राम्स आप प्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म हो गया, जिसमें बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स आ गए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स में आपका हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव आ गया। एंड लास्ट है आपका अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। नेक्स्ट आपकी यूनिट है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जहां पर आपके आ रहा है अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और सारे के सारे हम लोगों को क्या डिस्कस करने हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है। 10 मार्क्स का ये अकेला है आपका मीन, मीडियन, मोड, तो इसे हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद में आ जाती है हमारी सेकेंड बुक, दैट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में से एक चीज हमारी कटी है, आपके क्या आ रहा है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमी, क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स किसी भी इकोनॉमी की क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए पिछली बार यहाँ पर पीपीसी भी आया था, अब पीपीसी आपका पूरा यहाँ से कट हो चुका है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको नहीं पढ़ना। हम लोगों ने हमारे वीडियोस के अंदर पीपीसी डिस्कस करा है, तो उस वाली वीडियो को आप लोग मत देखना, ठीक है, पीपीसी चाहे मत करना। उसके अलावा बाकी सबकी अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो वो आप पढ़ लेना। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोगों ने तैयार कर लिया है। आगे हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट पर, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यूटिलिटी एनालिसिस में भी और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी, और उसके अंदर भी कोई डिडक्शन नहीं है, वो एज इट इज पूरा आ रहा है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब यूटिलिटी का क्या मतलब है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से। तो यहाँ से हम लोगों ने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, पूरा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। फिर आता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंज्यूमर्स बजट भी पढ़ लिया था, बजट सेट, बजट लाइन अच्छे से हम लोगों ने तैयार करा है, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप हम लोग पढ़ चुके हैं, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन विद रेफरेंस टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी हम लोगों ने तैयार कर रखी है। तो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला पार्ट हमारा बहुत ही अच्छे वे में प्रिपेयर्ड है। नेक्स्ट हम आते हैं डिमांड पर, जो कि हमारा अभी चल रहा है। तो डिमांड के अंदर हम लोगों ने देख लिया डिमांड का मीनिंग क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बढ़िया एमसीक्यूज आप लोगों के बनेंगे। डिमांड शेड्यूल हम लोगों ने तैयार कर लिया, डिमांड कर्व हो चुका है, उसका स्लोप कैसा होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मूवमेंट अलोंग। अब ये बाकी की जो चीजें हैं ये हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक का आपका ये डिमांड चैप्टर है, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। इसके बाद में यहाँ से प्राइस इलास्टिसिटी से लेके परसेंटेज चेंज मेथड तक ये आपका बन जाता है इलास्टिसिटी वाला पार्ट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का मेथड कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके परसेंटेज चेंज मेथड। इसके अलावा आपको कोई और मेथड नहीं पढ़ना, परसेंटेज चेंज मेथड हम लोगों को तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही चीज कटी, दैट इज पीपीसी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हमारा पूरा टर्म 1 का सिलेबस डिटेल के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे टर्म 2 के सिलेबस पर। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा टर्म 2 का सिलेबस। देखिए टर्म 2 आपके कैसे होंगे, सब्जेक्टिव, मतलब यहाँ आपको अपनी तैयारी बेस्ट करनी है, आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स भी प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट आंसर्स भी प्रिपेयर करने हैं, लॉन्ग आंसर्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो एकदम से पहले एमसीक्यू की तैयारी आप करते रहोगे, एकदम से उठ के आप लोग किस पर आ जाओगे, दोबारा से सब्जेक्टिव वाले पर। और टाइम यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन वाली बात ये, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा, तो इसकी तैयारी आपको एडवांस में टर्म 1 के साथ साथ करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। अगेन हमारा एग्जाम वही 40 मार्क्स का होगा, और वो जो बचे हुए प्रोजेक्ट के
10 मार्क्स थे वो 10 मार्क्स यहाँ आ गए, तो ये हो गया हमारा 50 मार्क्स का। तो देखिए हमारे पास में वही दो बुक हैं, स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर आने वाला है आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। अब यहाँ आपको फायदा है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें डिडक्ट हुई हैं टर्म 2 के लिए, ठीक है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ, बट स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी चीज़ें डिलीट हुई हैं, वो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, ये सारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स हो गए आपके। ये आपके हो गए चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इनका वेटेज हो गया 17 मार्क्स, तो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का टोटल हो गया 17। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके आ रहा है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसका वेटेज है 13 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग मार्केट पे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपके आएगा प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन आपका हो गया अकेले 10 मार्क्स का। एंटायरली थ्योरी, ये वाला पार्ट आपका कैसा वाला है, एकदम थ्योरी वाला है। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में फिर भी बहुत सारी लॉजिकल चीजें हैं, बट फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपका कैसा हो गया, थ्योरेटिकल। तो यहाँ पर हमारे पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्यादा है 23, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का आपका वेटेज था 17 मार्क्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी आएगी 23 मार्क्स की। और स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें डिलीट है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया 40 मार्क्स का आपका एग्जाम, जो कि कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा अगर सिचुएशंस अंडर कंट्रोल रही तो, और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो ठीक है, अब इसका हम लोग डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर आपके टर्म 2 में काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं, तो वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आपका चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यहाँ पर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ रेडी करनी है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से मतलब बड़े नंबर वाला आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में बन के आएगा, क्योंकि ये एग्जाम कैसा होगा आपका, सब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से बनकर आएगा, इससे हमें बहुत ही बेस्ट वे में तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके क्या क्या डिलीट हो गया, यहाँ से आपका रेंज डिलीट हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का क्वार्टाइल डेविएशन डिलीट हो गया है, यहाँ से आप लोगों का मीन डेविएशन डिलीट हो गया है, ठीक है। तो काफी मोटी मोटी चीजें हमारी डिलीट हो गई, सबसे मेन मीन डेविएशन यहाँ से डिलीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव डिस्पर्जन में भी आपको एक ही चीज प्रिपेयर करनी है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मतलब यहाँ हमारा क्या क्या डिलीट हुआ है, यहाँ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज डिलीट हो गया है, क्योंकि रेंज ऊपर डिलीट हो गया तो उसका कोएफिशिएंट भी डिलीट हो गया। सेम वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन डिलीट हो गया, क्योंकि ऊपर क्वार्टाइल डेविएशन डिलीट हो गया है। और सेम वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी हमारा यहाँ से डिलीट हो गया है। तो डिस्पर्जन के अंदर आपकी अच्छी खासी चीजें डिलीट हो गई, आपको सिर्फ तैयार क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिपेयर करना है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पर प्रिपेयर करना है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन आपका डिलीट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी आपका कोर्स से हट गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर आपको तैयार करना है मीनिंग एंड उस प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम्स, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स मेथड आपके सिर्फ आ रहा है, मतलब यहां से आपका क्या डिलीट हुआ, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ठीक है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन आप लोगों का यहाँ से डिलीट हो गया है, ये आपको तैयार नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, जिसका मीनिंग आ रहा है टाइप के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स आ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ रहा है, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर आ रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ रहा है, उसी तरह से यहाँ से डिलीट हो गया है हमारा इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स। इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स, जैसा कि मैंने कहा था कि टर्म 1 के अंदर इतना ज़्यादा कोर्स डिलीट नहीं हुआ है, बट टर्म 2 के अंदर स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, तो अब आप लोग अच्छे से 2-3 महीने में इसको तैयार कर सकते हो। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई के अंदर ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है, मैं पूरा पढ़ के आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ये रीड आप लोग भी कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ हमारी एक ही चीज़ डिलीट हुई है, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम।
ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पर डिलीट हुआ है विद रेफरेंस टू MR एंड MC। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के रेफरेंस में जब हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा यहाँ से डिलीट हो गया, उसके अलावा देयर इज नो डिडक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिट 7 की तरफ। तो देखिए यूनिट 7 के अंदर हमारा आ रहा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। यहाँ पर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इस बार एग्जाम में पूछने वाले हैं, उसके फीचर्स, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। तो 3 चीजें यहां से आपकी डिलीट हो चुकी हैं। एक तो आपका मोनोपोली कंपटीशन, एक आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक था ओलिगोपोली जो पहले ही डिलीट हो चुका था, वो पहले भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वो आपका पहले से डिलीट है। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। सिंपल एप्लीकेशंस और डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका बहुत अच्छा खासा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हम लोगों ने हमारे सिलेबस को डीपली डिस्कस कर दिया। आप सबको आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है और क्या क्या आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है। तो अपनी बुक्स के अंदर कट कर लेना जो भी तुम लोगों को तैयार नहीं करना। अब हम चलते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, क्या हम हमारी स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमें स्ट्रेटेजी बना के रखनी है, किस तरह से हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वी हैव सफिशिएंट टाइम हमारे पास में। अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं MCQs के अंदर। तो देख लेते हैं किस तरह से हम लोगों को पढ़ाई करनी है कि MCQ में हम लोग हमारा बेस्ट दे सके। तो देखिए आपके टर्म 1 होने हैं नवंबर दिसंबर के अंदर। ठीक है, नवंबर दिसंबर का मतलब है मोस्ट प्रोबेबली आपके टर्म 1 बाय द एंड ऑफ नवंबर, या फिर आप कह सकते हो कि 20th ऑफ नवंबर के बाद में स्टार्ट होंगे, जो कि आपके मिड ऑफ द दिसंबर तक चल सकते हैं। तो नवंबर दिसंबर में आप लोगों के टर्म 1 होंगे। तो वी हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई तो निकल ही गया ऑलमोस्ट, इसको हम लोग काउंट नहीं करें। देखिए 3 महीने सफिशिएंट होते हैं इतनी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों का कोर्स नहीं है टर्म 1 का, बहुत थोड़ा सा कोर्स आप लोगों का इकोनॉमिक्स का आ रहा है, जिसमें कि माइक्रो तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी, थोड़ा सा और इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ के हम लोग माइक्रो कंप्लीट कर देंगे, फिर बस स्टैटिस्टिक्स पर आना है। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगस्त और सितंबर, मिड ऑफ द सितंबर की बात कर रही हूँ मैं, पूरा अगस्त आप ले लो और मिड ऑफ द सितंबर आप मान के चलो 15 सितंबर तक हमारा पूरा कॉन्सेप्ट वाइज कोर्स कंप्लीट होगा। माइक्रो हमारी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, स्टैटिस्टिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग मिड ऑफ द सितंबर मतलब हाफ ऑफ द सितंबर के बाद में और पूरे अक्टूबर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हमारे MCQs डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग टर्म 2 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपके टर्म 1 नवंबर दिसंबर में अगर होंगे वैसे तो ये क्लियर है, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी मिल रहा है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मार्च और अप्रैल में तो आपके कौन से स्टार्ट हो जाएंगे, टर्म 2 स्टार्ट हो जाएंगे मार्च और अप्रैल के अंदर, जो कि आपके कैसे होने वाले हैं, सब्जेक्टिव। मतलब यहाँ तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर सारे प्रिपेयर करने हैं। सो बेटर है हम लोग टर्म 2 की प्रिपरेशन भी कब कर लें, यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में कर लें। हालांकि अक्टूबर में हमारा मोस्टली जो फोकस होगा वो सिर्फ किस पर होगा, MCQs पर होगा, जो कि टर्म 1 में आने वाले हैं। ठीक है, सो वी विल complete our course in August and mid of the September. After that we will start revision and preparation of term 2. तो बहुत sufficient time है, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से हो सकता है। सो अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करते जाओ, मतलब कुछ मिस मत करो, पूरा हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस करो, अच्छे से पढ़ो, बुक्स की रीडिंग लगाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो ये मत सोचना कि MCQ की बुक उठा के पढ़ ली और MCQs देख लिए, हर चैप्टर के 100 MCQs निकाल लिए और ठीक है अब हम लोगों का एग्जाम में हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता, इकोनॉमिक्स में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, उसी के बाद में आप लोग MCQ पर मूव कर सकते हो। तो पहले अच्छे से समझना चैप्टर को, डीपली उसको एनालाइज करना, उसी के बाद में ट्राई टू डू MCQ क्वेश्चंस, तभी आप लोग MCQ में अपना बेस्ट दे सकते हो। सो वीडियोस देखते जाओ, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाओ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर now.